क्या आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 की उस रात लखनऊ के पास काकोरी में असल में क्या हुआ था? क्या वो सिर्फ एक सरकारी खजाने की लूट थी या ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाने का एक साहसिक मिशन? आखिर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों को एक चलती ट्रेन को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या महज 4,000 रुपए के लिए अपनी जान दांव पर लगाना सही था? और इस एक घटना ने कैसे पूरे देश में क्रांति की मशाल जला दी? काकोरी ट्रेन एक्शन सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के उन जांबाजों की कहानी है जिन्होंने हथियारों के लिए सरकारी धन पर कब्जा किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया ताकि आने वाली नस्लें आज़ाद हवा में सांस ले सकें। चलिए डिटेल में पूरी कहानी जानते हैं। तारीख थी 9 अगस्त, साल था 1925। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरते हुए ट्रेन की आवाज गूंजी। ये ट्रेन थी नंबर 8 डाउन ट्रेन, जो शाहजहांपुर के स्टेशन से निकलकर नवाबों की नगरी लखनऊ की तरफ जा रही थी। हर डब्बा पैसेंजर्स से भरा था और आंखें नींद में डूबी हुई थीं। ट्रेन भी अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि गार्ड्स एक बड़ी रकम की सुरक्षा में तैनात थे। सब कुछ हर रोज की तरह सामान्य था, लेकिन तभी कुछ दूरी पर काकोरी स्टेशन पर HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 मेंबर ट्रेन पर चढ़ गए। ये चोर या डकैत नहीं, बल्कि भारत के वो क्रांतिकारी थे जो भारत को आज़ादी दिलाने की अलख जगा चुके थे। और आज रात की आगोश में ये कुछ ऐसा करने वाले थे जिसने ब्रिटिशर्स की रातों की नींद उड़ा दी थी। ये रात भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उनके हाथों में पिस्तौल थी और आंखों में इनकलाब का जुनून। वो बंदूक निकालकर गार्ड्स की कनपटी पर तान देते हैं और जोर जबरदस्ती करके वो लोहे का बक्सा लूट कर ले जाते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स का ढेर सारा पैसा था। पूरा ग्रुप इस लोहे के बक्से को चुराकर रात के अंधेरे में ऐसे गायब होता है जैसे हवा। और आगे जो हुआ उसने पूरे भारत और ब्रिटिशर्स दोनों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन ये चोरी हुई क्यों थी, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 1914 और 1915 की, जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अपने ही देश में लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। उनसे दिन रात मेहनत मजदूरी कराई जाती थी और भारतीयों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। अमीरी जितनी कम थी, महंगाई उतनी ज्यादा थी। और इसी सबसे तंग आकर भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन कोई खास असर नहीं दिख रहा था। इसी समय भारत के महान क्रांतिकारियों में शुमार राम प्रसाद बिस्मिल भी इसी क्रांति की तरफ आकर्षित होते जा रहे थे। इस समय वो औरैया में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे और इसी स्कूल के एक टीचर थे पंडित गेंदालाल दीक्षित जी, जो एक रेवोल्यूशन ग्रुप से जुड़े हुए थे। जब बिस्मिल जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी आज़ादी की क्रांति से जुड़ने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। देखते ही देखते ये ग्रुप न सिर्फ बड़ा होने लगा, बल्कि इतना मजबूत भी हो गया कि अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ गई। उन्हें पल पल इस बात की फिक्र सताती रहती थी कि कहीं ये ग्रुप उन्हें देश से खदेड़ न दे। इसलिए अंग्रेज इस आज़ादी की चिंगारी पर पानी डालकर दीक्षित जी को ग्वालियर की जेल में कैद कर देते हैं। लेकिन ये बात उनके शिष्य बिस्मिल जी को नागवार गुजरती है। 19 साल के बिस्मिल जी अपने गुरु को रिहा कराने के लिए मातृवेदी दल के जरिए 15 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। उनका मकसद हमला करना नहीं, बल्कि दीक्षित जी को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना था। लेकिन इस काम के लिए पैसों की भी जरूरत थी। हथियार और दूसरे जरूरी सामान खरीदने के लिए बिस्मिल ने अपनी मां से 400 रुपये उधार ली और क्रांतिकारी साहित्य जैसे अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास बेचकर फंड इकट्ठा किया। एक तरफ बिस्मिल दीक्षित जी को बाहर निकालने की योजना बना रहे थे, तो वहीं जेल के अंदर दीक्षित जी बड़ी चतुराई से काम ले रहे थे। उन्होंने बिस्मिल की सलाह और आपसी समझ के तहत जेल में अंग्रेजों के सामने सरकारी गवाह बनने का नाटक किया, जिससे पुलिस को लगा कि अब दीक्षित जी उनके साथ हैं। इसलिए उन्हें मैनपुरी जेल में दूसरे कैदियों के साथ रहने की इजाज़त दे दी गई और सुरक्षा थोड़ी ढीली कर दी गई। 1918 से 19 के दौरान दीक्षित जी ने जेल के ही एक सुरक्षाकर्मी को अपने प्लान में शामिल कर लिया और रात के अंधेरे में जेल की दीवार लांघकर फरार हो गए। जेल से भागने के बाद वो काफी समय तक जंगलों में रहे और आखिर में दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया। अपने गुरु को रिहा कराने के बाद बिस्मिल रेवोल्यूशनरी ग्रुप के साथ जुड़े रहते हैं और जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है वो आगे की पढ़ाई के लिए शाहजहांपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहीं पर पहली बार उनकी मुलाकात होती है अशफाक उल्लाह खान से,
जो बिस्मिल की तरह ही यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि उनकी शुरुआती पढ़ाई उनके अपने घर से ही हुई, लेकिन फिर परिवार ने उन्हें एबी रिच मिशन स्कूल में दाखिला दिला दिया, जो कि शाहजहांपुर में था। इसी बीच बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पढ़ाई के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और फिर आता है इस क्रांति में एक नया मोड़, जिसकी अगुवाई की थी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। उन्होंने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की नींव रखी, जिसे आज असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद था कि अगर अंग्रेज़ों को सहयोग करना बंद कर दिया जाए तो ब्रिटिश शासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और इस आंदोलन की नींव रखने की भी कई वजहें थीं। जैसे एक था जलियांवाला बाग कांड, जो 1919 में हुआ। इसमें पंजाब के मासूम लोगों के नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और पल भर में अनगिनत भारतीयों की अंग्रेजी बंदूकों ने जान ले ली थी। इसके बाद दूसरा कारण था रोलेट एक्ट। ये भी 1919 में लागू किया गया था। ये एक काला कानून था जिसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को जेल में डालने की खुली छूट दे दी थी और मुजरिम को ये भी नहीं बताया जाता था कि आखिर उसकी गलती क्या है। इस कानून के तहत कई मासूमों को जेल में डाला गया। तीसरा कारण था खिलाफत आंदोलन। इसमें तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में भारतीय मुसलमान उतरे थे। दरअसल उस समय तुर्की के खलीफा को मुस्लिम अपना गुरु मानते थे और अंग्रेज़ों ने उनकी शक्ति छीन ली थी, जिससे भारतीय मुसलमान नाराज थे। गांधी जी ने सोचा कि अगर वो इस मुद्दे पर मुसलमानों का साथ देंगे तो हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ मिला दिया, ताकि पूरे देश की एकता से अंग्रेज़ों को आसानी से झुकाया जा सके। चौथा रीज़न था स्वराज की मांग, जिसमें भारतीय अपने देश का शासन अंग्रेज़ों के हाथ से छीनकर अपने देशवासियों के हाथों में सौंपना चाहते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारतीयों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से अशफाक उल्लाह खान को तो स्कूल से निकाल भी दिया गया था, क्योंकि उनके मास्टर का मानना था कि वो पढ़ाई पर कम और ऐसी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और एक स्टूडेंट के लिए इस तरह के आंदोलनों में शामिल होना बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि ये हक की आवाज़ थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये किसी दंगे की तरह लग रहा था। लेकिन यूथ पीछे हटने वाला नहीं था। वो इस आंदोलन के जरिए अपने देश को आज़ादी दिलाने का सपना सजा रहा था। लेकिन गांधी जी, जो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने इस आंदोलन के जरिए कभी भी हिंसा फैलाने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने साथियों को ऐसी किसी चीज़ की इजाज़त दी। वो चाहते थे कि देश को शांति से अंग्रेज़ों से छीना जाए, जिसमें किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। इसी सोच के चलते ये आंदोलन काफ़ी शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी रूप से आगे बढ़ा। भारतीय जनता ने ब्रिटिशर्स के सामान का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफिसेस और फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया। वकीलों ने केस लड़ने से साफ मना कर दिया, जबकि स्टूडेंट्स ने भी कॉलेज और स्कूल जाना बंद कर दिया। जो भी विदेश से खाने पीने का सामान और कपड़े आते थे, उनका भी खुलकर बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन का असर गरम दल के क्रांतिकारियों पर भी हुआ, जो हिंसा को अपना हथियार मानते थे और गांधी जी के विचारों से अलग सोचते थे। उन्होंने भी इस असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। 2 सालों तक ये आंदोलन बिना रुके आगे चलता रहा और हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने बड़ी संख्या में भारतीय इससे जुड़ते चले गए। इनमें हर धर्म के अनुयायी थे, जो अब सिर्फ एक भारतीय की पहचान रखते थे और किसी भी कीमत पर देश को अंग्रेज़ों के हाथों से छीनना चाहते थे। भारतीयों का ये बढ़ता आक्रोश देख अंग्रेज़ भी हैरान रह गए। उन्हें अब अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आने लगी और इसी डर का खौफनाक अंजाम भारतीयों को 4 फरवरी 1922 को देखने को भी मिला। दरअसल इस दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान करीब 2500 से 3000 लोग गौरी बाजार में शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे और शराब की दुकानों व ऊंची कीमतों का विरोध कर रहे थे। इस जुलूस में ना तो कोई दंगा था और ना ही आक्रामक सोच। शांति से जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ना तो डरी और ना पीछे हटी। ये देख पुलिस ने उनके दिल में डर पैदा करने के लिए हवा में चेतावनी के तौर पर गोलियां चला दी। पुलिस की इस हरकत को देख भीड़ डरी तो नहीं, लेकिन हाँ, गुस्सा जरूर हो गई और इसी गुस्से में भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब हालात काबू से बिल्कुल बाहर होने लगे तो पुलिस ने सीधे भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें करीब 3 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई बुरी तरह से जख्मी हो गए।
अपने साथियों पर हुए इस अत्याचार को देख भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पुलिस को खदेड़ दिया, जिससे बचने के लिए पुलिसकर्मी पास के थाने में छिप गए। लेकिन अब भीड़ पुलिस को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं थी। इसलिए गुस्से में भीड़ ने थाने को बाहर से बंद कर दिया और उसके चारों तरफ मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे करीब 22 पुलिसकर्मी बेरहमी से आग में झुलस कर मारे गए। इस घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। जैसे ही ब्रिटिश सरकार के कानों तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने उसी वक्त गांव-गांव जाकर छापेमारी शुरू की और 225 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कत्ल का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट में अपील के बाद 19 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और बाकी को उम्र कैद या लंबी जेल की सजा मिली। इस पूरी खौफनाक घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया, जिससे बिस्मिल, आजाद और भगत सिंह जैसे युवा इस बात से बहुत गुस्से में थे कि जब पूरा देश आज़ादी के करीब था और लोग लड़ रहे थे, तब गांधी जी ने आंदोलन क्यों रोका? क्योंकि उनका मानना था कि इस आंदोलन को रोकना सही नहीं है। इसका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को देश से खदेड़ना है। लेकिन गांधी जी अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अब युवा क्रांतिकारियों ने फैसला लिया कि वो आज़ादी मांगेंगे नहीं बल्कि छीनेंगे। अब अंग्रेजों को आंदोलन या बातों से नहीं बल्कि हथियारों से खदेड़ना होगा। बस इसी सोच के चलते एक नई क्रांति जन्म लेती है और राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने 1924 में अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसे नाम दिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। ये एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी जिससे बड़ी संख्या में यूथ जुड़ रहा था, क्योंकि वो देख चुका था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर क्या हासिल होता है, उसमें सिर्फ जानें जाती हैं। इसलिए अब लोगों ने HRA के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल भी मुख्य चेहरों में से एक माने गए, जो एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक कवि भी थे, जिनकी रचनाओं में आज़ादी की पुकार थी। वो लीडर क्वालिटी के लिए भी जाने जाते थे। इनके एक इशारे पर युवा उनके पीछे पीछे चल देते थे। उनकी ताकत को दोगुना करते थे उनके सबसे करीबी दोस्त अशफाक उल्लाह खान। भले ही दोनों के धर्म और परिवार अलग हों, लेकिन जिद एक ही थी, देश की आज़ादी। बिस्मिल की तरह अशफाक भी शेरो शायरी लिखते थे और अपने शेरों को उन्होंने आज़ादी की मुहिम से जोड़ दिया था। इन्हीं जैसे क्रांतिकारियों से इंस्पायर होकर चंद्रशेखर आजाद भी HRA के मेंबर बन गए, जिनके अंदर बचपन से ही आज़ाद भारत को देखने की चाह थी। और जब 1921 में वो महज 15 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन से जुड़े तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जज के सामने पेश किया। जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मेरा नाम आज़ाद है और पिता का नाम स्वतंत्रता। ये जवाब सुनकर जज गुस्से से तिलमिला उठा और उन्हें 15 कोड़ों मारने की सजा सुनाई। बस इसी घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद बन गए। इस पार्टी में सदस्यों और कामगारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी पूरी पार्टी को कमजोर बना रही थी और वो थी पैसों की कमी। फंड इतने कम मिलते थे कि पार्टी को चलाना, यहाँ तक कि क्रांतिकारियों को हर रोज भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा था। जो क्रांतिकारी दिन भर भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उन्हें एक टाइम का खाना खाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हालात को बद से बदतर होता देख HRA को भी जल्दी समझ आ गया कि इस तरह पार्टी ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएगी। अगर इसे कायम रखना है तो उन्हें कोई बड़ा फंड जुटाना होगा। लेकिन फंड जुटाना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये पार्टी छुप छुप कर काम कर रही थी ताकि अंग्रेज़ों के कानों तक इसकी भनक न लगे। ऐसे में क्रांतिकारियों ने सोचा कि जो अंग्रेज़ भारत को लूट रहे हैं, अब हम उन्हें ही लूटेंगे और अमीरों के धन पर डाका डालकर अपनी पार्टी के खर्चों को पूरा करेंगे। इसी सोच के साथ बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे साथियों के साथ पीलीभीत के बमरौली गांव में पहला एक्शन लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि जब इसकी खबर ब्रिटिश सरकार को पता चलेगी तो वो भी हैरान होगी और HRA की इस गतिविधि को भारतीय खूब सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने उल्टा इस एक्शन को आतंकवादी गतिविधि का नाम दे दिया। ये देख अब HRA के मेंबर्स ने वाराणसी के काशी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और यहीं पर आज़ादी की चर्चा होने लगी, जिसके लिए इन्हें बहुत सारे पैसों, हथियारों और सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसलिए HRA ने
आज़ादी की मांग को देश के सामने रखते हुए एक अहम कदम उठाया और 28 जनवरी 1925 को देश भर में द रेवोल्यूशनरीज के नाम से एक पर्चा बांटना शुरू कर दिया, जो बर्मा और श्रीलंका तक भी पहुंचा। इस पर्चे के जरिए उन्होंने भारतीयों को ये समझाने की कोशिश की कि पीलीभीत में जो एक्शन लिया गया था वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी और ना ही HRA देश में कोई अराजकता फैलाना चाहता है, बल्कि इनका मकसद अंग्रेज़ों को देश से बाहर खदेड़कर भारत को आज़ादी दिलाना है। इस पर्चे ने भारतीयों को जितना सुकून दिया उतना ही अंग्रेज़ों को हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि अब उन्हें खदेड़ने की बातें खुलेआम होने लगी थीं। लेकिन HRA यहीं नहीं रुका। उन्होंने 9 मार्च 1925 को पीलीभीत के बिजपुरी गांव को निशाना बनाया और फिर 24 मई को प्रतापगढ़ जिले के द्वारकापुरी गांव में तीसरा एक्शन लिया गया। तीनों ही एक्शन में पैसा निकाला गया था, जिससे भारत में हड़कंप मच गया और हर तरफ HRA की चर्चा होने लगी। HRA ने भी इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, शाहजहांपुर और सहारनपुर में अपना खुफिया बेस बना लिया। लेकिन HRA के इन एक्शन से ब्रिटिश हुकूमत अब चौकन्नी हो गई थी और उन्होंने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी भी शामिल थे। अब HRA की पूरी जिम्मेदारी रामप्रसाद बिस्मिल के कंधों पर थी, जिन्होंने पैसे निकालने की मुहिम जारी रखी। लेकिन इस एक्शन से भी उनके हाथ उतना पैसा नहीं लग रहा था जितने की ज़रूरत थी। भारतीयों में अंग्रेज़ों का डर इतना बैठ गया था कि वो HRA को फंडिंग भी नहीं कर रहे थे, जिससे HRA की माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसी बीच मई 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल एक दिन शाहजहांपुर से 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए और उनकी मंजिल थी लखनऊ, जहां वो अपने साथियों से पैसों को लेकर चर्चा करने जा रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो स्टेशन मास्टर पैसों से भरा बैग लेकर ट्रेन के गार्ड वाले कंपार्टमेंट में जाता है, जहां आम लोगों का जाना मना था। तो फिर स्टेशन मास्टर क्यों गया? यही जानने के लिए बिस्मिल गार्ड कंपार्टमेंट की पास वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि पैसों वाला बैग एक लोहे के संदूक में डाला गया है। और हर स्टेशन पर ऐसा ही हुआ। स्टेशन मास्टर आता, गार्ड्स को बैग देता और बैग संदूक में डाल दिया जाता। दरअसल इन बैगों में वो पैसा था जो भारतीय टैक्स के रूप में मजबूरन ब्रिटिश सरकार को देते थे, यानी भारतीयों की खून पसीने की कमाई पर ब्रिटिश हुकूमत राज कर रही थी। ये देख बिस्मिल का खून खौल उठा और उन्होंने जब पूरी घटना को ऑब्जर्व किया तो पाया कि इतना पैसा होने के बावजूद ना कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है। ये बात उनके दिमाग में एक आइडिया को जन्म देती है और वो लखनऊ स्टेशन पर उतरकर ट्रेन की लिस्ट को खंगालते हैं, जिसमें ट्रेन के आने जाने, समय, दिन और नंबर सबकी पूरी जानकारी दर्ज थी। बस यहीं से जन्म हुआ काकोरी ट्रेन रॉबरी का, जिसकी चर्चा के लिए बिस्मिल ने शाहजहांपुर में एक सीक्रेट मीटिंग रखी और उसमें कुछ भरोसेमंद साथियों को अपने प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए नंबर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन जाती है, जिसमें भारतीयों से लिया गया टैक्स एक लोहे के संदूक में रखा होता है। बस हमें उसे ही लूटना है। इसके लिए हम सब ट्रेन के डब्बों में चढ़ेंगे और काकोरी स्टेशन के पास पहुंचते ही चेन खींचकर ट्रेन की लूट को अंजाम देंगे। ये सुन चंद्रशेखर आजाद ने सवाल किया, अगर चेन खींचने के बाद भी ट्रेन नहीं रुकी तो? इसका भी बिस्मिल ने रामबाण उपाय बताया और कहा कि हम लोग एक साथ न बैठकर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास डब्बों में बढ़ जाएंगे। ऐसे में एक बार चेन खींचने पर ट्रेन नहीं रुकी तो दूसरी टीम के पास मौका होगा। हालांकि प्लान सॉलिड था, लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों को प्लान के फेल होने का डर सता रहा था, इसलिए सब सोच विचार करने लगे। ये देख बिस्मिल ने उन्हें समझाया कि अगर अभी पीछे हट गए तो कभी हम ब्रिटिश सरकार से आगे नहीं निकल पाएंगे। ये डकैती नहीं बल्कि आज़ादी को मुमकिन बनाने का रास्ता है, जिसके जरिए हम हथियार खरीद सकते हैं और आज़ादी की ज्वाला को और भड़का सकते हैं। साथ ही ब्रिटिश सरकार को भी इस लूट से बड़ा झटका लगेगा। उन्हें समझ आएगा कि पहले वो भारतीयों को लूटते थे, लेकिन अब भारतीय अपना हक मांगने के लिए उन्हीं का तरीका अपना रहे हैं। सभी क्रांतिकारी अपनी अपनी राय रख रहे थे, लेकिन बिस्मिल के दोस्त अशफाक उल्लाह खान खामोश बैठे थे और इसी चुप्पी को तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरी योजना में किसी भी मासूम भारतीय को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पर बिस्मिल ने भी सहमति जताई और पूरी प्लानिंग के लिए करीब 9 क्रांतिकारियों को शामिल किया गया, जिनमें अशफाक उल्लाह खान, मनमथनाथ गुप्ता, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, मुकुंदी लाल, सचिंद्रनाथ बख्शी, मुरारी लाल, केशव चक्रवर्ती, चंद्रशेखर आजाद और बनवारी लाल जैसे वीर क्रांतिकारियों के नाम दर्ज थे। और सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, जिनमें आज़ादी का जुनून
और जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने मूंछों को ताव देते हुए कहा, साथियों, इन अंग्रेजों की नाक रगड़वाने का समय आ गया है। इस जोशीली आवाज ने हर क्रांतिकारी को जोश से भर दिया और आजादी के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। अब प्लानिंग तो हो गई थी, किसको क्या काम करना है यह सब तय हो चुका था। इसलिए अब काकोरी ट्रेन रॉबरी के लिए 9 अगस्त 1925 का दिन चुना जाता है, जिसमें शाहजहांपुर से चलने वाली नंबर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोकने का फैसला होता है। इस प्लानिंग के बाद रॉबरी से पहले अगस्त के ही महीने में सब क्रांतिकारी एक बार फिर लखनऊ में जमा होते हैं और ट्रेन से लेकर स्टेशन तक की पूरी रेकी करते हैं, ताकि छोटी से छोटी जानकारी भी मिस ना हो और ऐन मौके पर कोई कमी या गलती की गुंजाइश ना रह सके। इस रेकी के लिए सभी लोग अमीनाबाद की छेदीलाल धर्मशाला में ठहरे हुए थे, जिसे सबसे बिजी इलाकों में शुमार किया जाता था। रॉबरी की तारीख आने तक बिस्मिल अपने साथियों के साथ ट्रेजरी बॉक्स, ट्रेन और स्टेशन हर चीज की गहराई से जानकारी निकाल लेते हैं। और अब 9 अगस्त 1925 का दिन भी आ जाता है। हर बार की तरह आज भी 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ कूच करती है और सभी क्रांतिकारी साधारण कपड़ों में ट्रेन में सवार हो जाते हैं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को काकोरी स्टेशन के पास चेन खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसलिए वो अशफाक उल्लाह खान और सचिंद्र बख्शी के साथ सेकंड क्लास डब्बे में बैठे हुए थे, जबकि बिस्मिल अपने बाकी साथियों के साथ फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार थे। उन्होंने ट्रेन की चेन के पास वाली सीट पर अपना कब्जा जमाया था। इस सफर के दौरान उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा भी बांध लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। शाहजहांपुर से निकलने के बाद ट्रेन अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और रात का सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। देर रात ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंच गई। जैसे ही सभी वीर सपूतों ने काकोरी स्टेशन का बोर्ड देखा, उनकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि यही उनकी मंजिल थी, जिसके बाद उनका भविष्य तय होना था, फिर वो अच्छा हो या बुरा। सब क्रांतिकारी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार होने लगे और जैसे ही ट्रेन ने काकोरी स्टेशन को छोड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची, तभी क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चेन खींचकर उसे बीच रास्ते में रोक दिया। एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन एक ही बार में रुक गई। इस वक्त ट्रेन काकोरी गांव और आलमनगर यानी लखनऊ के बीच खड़ी थी, जहां HRA ने पहले से ही तय किया था। ट्रेन के रुकते ही राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने पास छुपाई गई बंदूक को बाहर निकाल लिया और चेहरे को अच्छे से कवर करके ट्रेन से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे बाकी साथी भी प्लान के मुताबिक हथियार लेकर बाहर निकल आए। सबसे पहले इन लोगों ने ट्रेन के ड्राइवर को अपने कंट्रोल में किया ताकि वो ट्रेन को आगे ना बढ़ा पाए। जैसे ही ये लोग ट्रेन के अंदर हथियार लेकर घुसे, माहौल में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस ट्रेन में सिर्फ ब्रिटिश गार्ड्स ही मौजूद नहीं थे, बल्कि बड़ी तादाद में भारतीय यात्री भी सवार थे, जो बंदूकों को देख खौफ से चीखने चिल्लाने लगे। लेकिन बिस्मिल ने सख्त आवाज में उन्हें समझाया कि किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग शांति बनाए रखिए। हम आपकी जान लेने नहीं आए हैं और ना ही आपके सामान को लूटने आए हैं। हमारा मकसद तो अंग्रेजों से उस पैसे को यहां से ले जाना है जिसे वो भारतीयों से टैक्स के नाम पर वसूलते हैं। अगर आप लोग अपनी अपनी जगह पर खामोशी से बैठे रहेंगे तो हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ क्रांतिकारी पैसेंजर्स को संभालते हैं, जबकि कुछ ब्रिटिश गार्ड्स को बंदूक की नोक पर डरा धमकाकर अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। अब ट्रेन को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। ड्राइवर, गार्ड्स और पैसेंजर्स सभी लोग रेवोल्यूशनरीज के कंट्रोल में थे। इसलिए 4 क्रांतिकारी, जिनमें अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, गार्ड्स कंपार्टमेंट में हाथ में हथियार लिए अंदर घुसते हैं, जहां उन्हें पैसों से भरा लोहे का बक्सा नजर आता है। उस पर ताला लगा हुआ था और वो टाइटली बंद था। अब क्योंकि ये बक्सा बहुत भारी था, इसलिए इसे जस का तस वहां से दूर ले जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए क्रांतिकारी इसे तोड़कर पैसा निकालने का फैसला करते हैं और छेनी हथौड़े से ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद ढक्कन खुल जाता है और अंदर ढेर सारा पैसा रखा दिखाई देता है, जो करीब 4601 रुपये था। बेशक आज के ज़माने में ये रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी थी। वो भी उस समय जब लोग गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर थे और HRA पार्टी को चलाने के लिए क्रांतिकारियों का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में 4000 रुपये उनके लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं थे। इन पैसों को निकालकर बैग वगैरह में भरा जाता है और प्लान को सटीकता से अंजाम देने के बाद सब साथी तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं और रात के अंधेरे में ऐसे गायब होते हैं कि उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी,
बल्कि ब्रिटिशर्स के मुंह पर वो तमाचा था जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उन्हें अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन भारतीयों ने साधारण वेशभूषा में उन्हें ही लूट लिया था और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं हुई। इस काकोरी एक्शन की वजह से आज़ादी की क्रांति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला था। जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत को इस चोरी की खबर मिली, वो तो जैसे सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी कड़ी निगरानी, गार्ड्स की पहरेदारी के बाद भी इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। खैर, 2 दिन बाद यानी 11 अगस्त 1925 को इस घटना की FIR दर्ज की गई और लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल होने के बाद पुलिस और ब्रिटिशर्स दोनों इस घटना की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। CID के अफसर, जिनका नाम हॉटन था, उन्हें इस पूरे केस की कमान सौंप दी जाती है, क्योंकि वो एक काबिल अफसर माने जाते थे जिनकी दूर की नज़र काफ़ी तेज थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब हॉटन को इस रॉबरी के बारे में पता चला तो वो तुरंत समझ गए कि ये काम किसी लुटेरे या बदमाश का नहीं, बल्कि क्रांतिकारियों का है, और जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया था उनके बारे में भी वो संदिग्ध तौर पर जानते थे। यहाँ तक कि उनकी लोकेशन क्या हो सकती है, इस बात का भी उन्हें अच्छे से अंदाज़ा था। इसलिए उन्होंने तुरंत जांच में तेजी लाई और क्रांतिकारियों को ढूंढना शुरू कर दिया। इस बीच उन्हें पता चला कि मेरठ में एक सभा भी होने वाली है जिसमें बड़ी संख्या में क्रांतिकारी शामिल होंगे और हो सकता था कि इसमें लूट करने वाले क्रांतिकारी भी शामिल हों। लेकिन उन्होंने इस सभा से पहले ही उन्हें पकड़ने का फैसला किया और करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर शक था कि शायद वो लूट में शामिल थे या फिर क्रांतिकारियों के बारे में कुछ जानते थे। लेकिन किसी ने भी अपनी जुबान नहीं खोली। पर हॉटन भी हार मानने वाला नहीं था। उसने छापेमारी का सिलसिला जारी रखा और सितंबर 1926 में प्रतापगढ़ से सचिंद्रनाथ बख्शी को गिरफ्तार कर लिया। नवंबर के महीने में बंगाल के एक बम कारखाने से राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को भी पकड़ लिया। 26 अक्टूबर 1925 को शाहजहांपुर से राम प्रसाद बिस्मिल भी पुलिस के हाथ लग गए और अशफाक उल्लाह खान अपने बाकी साथियों की तरह लंबे समय तक फरार रहे और दिल्ली में एक जानने वाले के यहाँ छुपे रहे। लेकिन उसने अशफाक की खबर पुलिस तक पहुंचा दी और इस धोखे की वजह से 7 दिसंबर 1926 को वो भी पुलिस के हाथ आ गए। ब्रिटिश सरकार तो इन क्रांतिकारियों के खिलाफ थी ही, साथ ही कुछ भारतीय भी इन्हें भला बुरा बोल रहे थे। इन्हें डकैत, चोर, ना जाने किन किन नामों से पुकारा जा रहा था। लेकिन ये बात गणेश शंकर विद्यार्थी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो पत्रिकाएं लिखते थे और उनके अखबार का नाम था प्रताप। इसी अखबार के जरिए उन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया और लिखा, अरे ओ दुनियादार, तू किस नाम से, किस गाली से उन्हें विभूषित करना चाहता है? वे मस्त हैं, वे दीवाने हैं, वे इस दुनिया के नहीं हैं, वे स्वप्न लोक के वीर हैं। उनके कल्पना लोक में ऊंच नीच का, धनी निर्धन का, हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। इसी भावना का प्रचार करने के लिए वो जीते हैं और इसी आदर्श को स्थापित करने के लिए मरते हैं। दुनिया खाने पीने और पहनने ओढ़ने की चीज़ों का व्यापार करती है, लेकिन आज भी कुछ दीवाने हैं जो चिल्लाते फिरते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उनकी ये पत्रिका लोगों के बीच खूब मशहूर हुई और कई लोगों की सोच भी बदली। कुछ क्रांतिकारी पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़े गए तो कुछ को अपनों ने ही धोखा देकर गिरफ्तार करवा दिया। अशफाक उल्लाह खान को तो उनके दोस्त ने दगा दी थी, साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल भी धोखे का शिकार हुए। दरअसल काकोरी कांड के बाद बिस्मिल शाहजहांपुर में छुप कर रह रहे थे, इसलिए नहीं कि वो सजा या पुलिस से डर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वो ब्रिटिशर्स से बचकर आगे भी देश की आज़ादी के लिए ऐसे ही कदम उठा सकें। बिस्मिल को पूरा यकीन था कि शाहजहांपुर का ठिकाना पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस बारे में सिर्फ उनके साथी ही जानते थे। हालांकि कई बार उनसे दूसरी जगह जाने को कहा गया, लेकिन बिस्मिल नहीं माने, क्योंकि उन्हें अपने लोगों पर पूरा भरोसा था। लेकिन जल्द ही उनका ये भरोसा चूर चूर हो गया। उनके ही 2 साथियों ने उनकी लोकेशन पुलिस के साथ शेयर कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एग्जैक्ट लोकेशन पर छापेमारी कर बिस्मिल को अरेस्ट कर लिया। हालांकि बिस्मिल ने कभी इस गद्दार का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो उसके बारे में बता देंगे तो भारत की जनता उसके साथ बुरा बर्ताव करेगी। लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि जिसे मैंने अपने गले का हार समझा वही मेरे गले का सांप निकला। गिरफ्तारी के बाद कोतवाल टीकाराम को बिस्मिल को जेल ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और वो बिना हथकड़ी के ही उन्हें वहां से थाने ले गए। लेकिन यहां भी उनके लिए कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं थी। पुलिस वाले उन्हें सजा दिलाने की योजना बना रहे थे तो सिर्फ टीकाराम ही उनकी रक्षा में तैनात थे। किस्मत उन्हें भागने का मौका दे रही थी
लेकिन बिस्मिल भागे नहीं। लेकिन क्यों? तो इसका खुलासा उन्होंने जेल में लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी निज जीवन की एक छटा में किया था। उन्होंने लिखा, उस दिन मेरे पास भागने का पूरा पूरा मौका था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं भाग गया तो अंग्रेजी हुकूमत टीकाराम और उसके परिवार को नहीं बख्शेगी। उन पर अत्याचार होगा और टीकाराम की नौकरी भी जा सकती है। दूसरा, उन्होंने सोचा कि अगर वो भाग गए तो क्रांतिकारी आंदोलन पर कायर होने का ठप्पा लग जाएगा और उनके दूसरे साथियों जैसे रोशन सिंह और अशफाका उल्ला खां को और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। इन्हीं सबके चलते वो खामोशी से थाने में बैठे रहे और कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें कोठरी में डाल दिया गया। जिसके कुछ समय बाद उनके पास जेल का एसपी आया और उसने बिस्मिल के सामने एक ऑफर रखा, जिसमें बिस्मिल से कहा गया कि अगर वो पुलिस को सारे क्रांतिकारियों का नाम बता देते हैं जो काकोरी ट्रेन रॉबरी में शामिल थे तो उन्हें जेल से आजाद कर इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। साथ ही इनाम के तौर पर 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। ये रकम काकोरी कांड से भी कई गुना ज्यादा बड़ी थी जो सिर्फ बिस्मिल को दी जा रही थी। साथ ही प्रोटेक्शन और एक सेफ ठिकाना भी ऑफर हो रहा था। लेकिन बिस्मिल ने इस ऑफर को सिरे से नकार दिया क्योंकि वो अपने साथियों को दगा नहीं दे सकते थे। जब एसपी की बात बिस्मिल ने नहीं मानी तो उसने बिस्मिल को डराना शुरू कर दिया और कहा कि अगर ऑफर ठुकरा दिया तो फिर सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिलेगी। ये सुनकर भी बिस्मिल नहीं डरे और निडर होकर कहा कि जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, लेकिन वो अपने साथियों के साथ दगा नहीं करेंगे। ये शब्द सुनकर एएसपी भी समझ गया कि बिस्मिल अपने उसूलों के पक्के हैं और उन्हें मनाना नामुमकिन है। इस तरह पुलिस ने अलग अलग क्रांतिकारियों को अपने झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और जेल के बाहर लोग इन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें बचाने के बारे में सोच रहे थे और अखबारों में भी सिर्फ इन्हीं की चर्चा थी। पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे इन सबको दोषी साबित किया जा सके। इसलिए पुलिस ने रेवोल्यूशनरीज को लालच दिया। जब वो नहीं माने तो उन्हें टॉर्चर किया और बस यहीं पर बनवारी लाल टूट गए और जेल में पुलिस के दबाव और लालच में आकर वो सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने अदालत में दूसरे क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दी, जिसे अंग्रेजों ने मुख्य साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया। बिस्मिल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस पूरी घटना का जिक्र किया था और लिखा था कि बनवारी लाल पुलिसकर्मियों के साथ शिनाख्त परेड के लिए आए थे और जब उन्होंने बिस्मिल की तरफ उंगली उठाई तो उस समय उनका हाथ बुरी तरह कांप रहा था और नजरें नीची थीं क्योंकि वो बिस्मिल की आंखों में आंखें डालकर ये गद्दारी नहीं कर पा रहे थे। बिस्मिल का मानना था कि अगर बनवारी लाल और इंदुभूषण जैसे लोग गवाह न बनते तो अंग्रेजों के लिए काकोरी केस में क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिलवाना इतना आसान नहीं होता। इतनी बड़ी गद्दारी के बावजूद बिस्मिल ने अपनी किताब के आखिर में लिखा कि वो अपने दुश्मनों और विश्वासघात करने वालों को भी माफ करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जेल की प्रताड़ना सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बिस्मिल ने अपनी किताब में साफ कहा है कि देशभक्ति का मार्ग कांटों से भरा है और कमजोर दिल वाले लोग बीच रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। गवाह मिलने के बाद इन सब पर मुकदमा चला और सरकारी गवाह बनने की वजह से बनवारी लाल को सबसे कम सजा यानी 5 से 3 साल की सजा मिली और लखनऊ के रिंग थिएटर, जिसे आज GPO के नाम से जाना जाता है, वहां पर मुकदमे की सुनवाई हुई और बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की। ये देख चीफ जस्टिस ने उन पर तंज कसते हुए इंग्लिश में पूछा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑन लॉ? इस पर बिस्मिल ने बड़े गर्व से कहा, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। ये जवाब सुनकर चीफ जस्टिस तिलमिला उठा और उन्हें मुकदमा लड़ने से मना कर दिया और खुद उनके लिए एक वकील हायर कर उसे बिस्मिल की तरफ से लड़ने को कहा, जिसे बिस्मिल जानते तक नहीं थे। मुख्य मुकदमे की सुनवाई जज ए हैमिल्टन की अदालत में हुई थी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से कड़ा आदेश दिया गया था कि इन क्रांतिकारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी रियायत देने की सोची, क्योंकि उनका मानना था कि सभी रेवोल्यूशनरीज नौजवान लड़के हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ नहीं किया बल्कि देश के लिए किया। इसलिए ए हैमिल्टन ने उनसे कहा कि अगर तुम लोग ये कह देते हो कि तुम्हें अपने के पर पछतावा है तो मैं तुम्हारी सजा फांसी से बदलकर उम्र कैद कर दूंगा। लेकिन क्रांतिकारी ये कहने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने के पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने जो किया वो अपने देश की आज़ादी के लिए किया और जो पैसा उन्होंने चुराया वो उनके देशवासियों का ही था। इसलिए उन्होंने हैमिल्टन की बात नहीं मानी और आखिरकार राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई,
जबकि जो बाकी साथी थे उन्हें 10 से 12 साल की सजा मिली। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी करार दिया गया। इन सबकी फांसी की तारीख तय होती है 19 दिसंबर 1927। सबकी फांसी की सजा अलग अलग जगह पर रखी गई थी ताकि भीड़ एक जगह जमा ना हो पाए। इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा गया, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, जबकि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में रखा गया। राजेंद्र नाथ को छोड़कर बाकी तीनों क्रांतिकारियों को तय तारीख पर यानी 19 दिसंबर को फांसी दी गई, लेकिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर को सूली पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन और सरकार को डर था कि भारतीय उन्हें छुड़ाने आ सकते हैं। और ये कोई शक नहीं था बल्कि पुख्ता खबर थी। दरअसल मनमथ नाथ और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही गोंडा पहुंच गए थे और एक गुप्त मीटिंग रखी गई थी जिसमें यह तय हुआ था कि फांसी से पहले राजेंद्र नाथ को जेल से रिहा करवा लिया जाएगा। लेकिन अफसोस, इस मीटिंग में एक ऐसा गद्दार भी बैठा था जिसने पूरी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा दी और अंग्रेजों को पता चल गया कि भारतीय क्रांतिकारी गोंडा आकर राजेंद्र नाथ को छुड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि वो राजेंद्र नाथ को तय समय से पहले ही फांसी दे देंगे, क्योंकि अगर 19 दिसंबर तक रुके तो हो सकता है उन्हें जेल से निकाल लिया जाए। इस जल्दी फांसी की खबर 16 दिसंबर की देर रात को राजेंद्र नाथ को भी दी गई। उनके पास गोंडा जेल का जेलर आता है। इस समय राजेंद्र नाथ भगवद गीता पढ़ने में मग्न थे, लेकिन जब उन्होंने जेलर को आते हुए देखा तो वो थोड़े हैरान हुए और जेलर से पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आए? इस पर जेलर ने थोड़े उदास मन से कहा कि तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। ये सुन राजेंद्र नाथ ने सवाल किया, मेरी फांसी की तारीख तो 19 दिसंबर थी ना, फिर कल कैसे? कहीं अंग्रेजी सरकार मुझसे डर तो नहीं रही? इस पर जेलर कुछ नहीं बोला और राजेंद्र नाथ सब समझ गए। उन्होंने जेलर को यकीन दिलाया कि मैं इस जेल से फरार नहीं होऊंगा, कल जब आप आएंगे तो मैं आपको इसी जगह पर मिलूंगा। अगली सुबह ही राजेंद्र नाथ उठकर सबसे पहले नहाते हैं, फिर भगवद गीता का पाठ करते हैं और फांसी के समय उस जगह चले जाते हैं जहां पर उन्हें सजा दी जानी थी। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे तो वहां जेलर और कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे और फांसी का फंदा सामने लटक रहा था। लेकिन राजेंद्र नाथ जरा भी नहीं डरे, बल्कि जेलर से एक गुजारिश की कि वो उन्हें थोड़ा सा समय दे दे। इस पर जेलर भी मान गया। इजाजत मिलने के बाद राजेंद्र नाथ ने अपनी कमीज उतारी और एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी और थोड़ी देर तक पसीना बहाने के बाद दोबारा कमीज पहनकर फांसी के लिए तैयार हो गए। लेकिन यह पूरा नज़ारा मजिस्ट्रेट को काफी अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि राजेंद्र नाथ ने फांसी से पहले कसरत क्यों की। जब यही सवाल उन्होंने राजेंद्र नाथ से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे धर्म में रिबर्थ यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जिसके मुताबिक हिंदुओं का मानना है कि वो दोबारा इस धरती पर जन्म जरूर लेंगे। इसलिए राजेंद्र नाथ भी चाहते थे कि जब वो दूसरा जन्म लें तो वो काफ़ी हेल्थी और फिट हों और इस फौलादी शरीर को अपने देश पर न्योछावर कर सकें जब तक कि उनका देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद नहीं हो जाता। राजेंद्र नाथ ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा ये मैसेज अपने हुक्मरानों तक ज़रूर पहुंचाओगे, और पहुंचाना भी, क्योंकि मैं चाहता हूं। फांसी से पहले राजेंद्र नाथ ने वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए और सूली पर लटक गए। इस तरह एक क्रांतिकारी दुनिया से विदा हो गया। इसके बाद तारीख आई 18 दिसंबर, जब शाम के वक्त अशफाक उल्लाह खान अपनी कोठरी में बैठकर बाल संवार रहे थे और बहुत ही इत्मीनान से बैठे हुए थे। ये देख एक कैदी ने उनसे पूछा भी कि कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम इतने सुकून से हो? इस पर अशफाक उल्लाह खान ने जवाब दिया कि कल मेरी फांसी नहीं, कल मेरी शादी है। फांसी से पहले उन्होंने बुलंद आवाज में एक शेर भी पढ़ा जो कुछ इस तरह था, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए, सूए अदम जिंदा फैजाबाद से हम चल दिए। इसमें फैजाबाद का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें फैजाबाद की जेल में रखा गया था, जो उनका आखिरी ठिकाना बनी। फांसी के जस्ट पहले उन्होंने ये भी कहा था, शहीदों की मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। इसके बाद उन्हें भी फांसी दे दी जाती है। दूसरी तरफ राम प्रसाद बिस्मिल भी फांसी से पहले वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा जोर शोर से लगाते हैं और हैंगिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही एक शेर पढ़ते हैं जो कुछ इस तरह था, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक बस मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। इतना कहकर उन्होंने भी अंत को गले लगा लिया।
वहीं उनके चौथे साथी रोशन सिंह भी फांसी के समय काफी शांत रहे। उन्होंने फांसी से कुछ दिन पहले 6 दिसंबर 1927 को अपने दोस्त और चचेरे भाई हुक्म सिंह को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें लिखा गया था कि मेरी मृत्यु पर शोक मत करना, यह खुशी की बात है, मैं भगवान की गोद में शांति से सोने जा रहा हूं। कोर्ट में जज ने जब फांसी की सजा सुनाई थी तब वो दुखी होने के बजाय खुशी से झूम उठे थे और राम प्रसाद बिस्मिल की ओर मुड़कर कहा था, राम, तुम अकेले ही जाना चाहते थे, अब हम भी साथ चलेंगे। इसके बाद 19 दिसंबर को जब उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जाया गया तब उन्होंने मंत्रों का जाप किया और खुद फांसी के फंदे को चूमा और बेहद शांत अंदाज में मृत्यु को गले लगा लिया। लेकिन उनके साथी चंद्रशेखर आजाद कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे। उन्होंने HRA को बिखरने नहीं दिया और बड़ी तादाद में लोग इस पार्टी से जुड़ने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने वीर भगत सिंह के साथ मिलकर इस पार्टी को मजबूती दी और HRA को HSRA बना दिया। यहाँ सिर्फ नाम बड़ा नहीं हुआ था बल्कि पार्टी का दबदबा भी बुलंद होता जा रहा था, जिससे अंग्रेज तंग आ गए और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर को घेर लिया। इस वक्त वो अपने साथी से मिलने आए थे, लेकिन उनके पास बंदूक थी, जिससे उन्होंने 3 पुलिसकर्मियों को शूट कर दिया। लेकिन आखिरी गोली जब बची तो उन्होंने उससे खुद को खत्म कर लिया और अपने नाम की तरह पुलिस की पकड़ से हमेशा आजाद रहे। लेकिन आज भी इन वीर सपूतों की शहादत को देश सलाम करता है। इन्हीं की मेहनत की वजह से भारत को 200 साल बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली और 1947 में भारत ने आज़ादी की सांस ली। तो दोस्तों, आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।